ये देखें आप, यस इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि न्यूटन लॉ का ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूटन थर्ड लॉ से भी ताल्लुक़ है। हमने जो डेरिवेशन शुरू की, तो हमने डेरिवेशन शुरू की न्यूटन सेकंड लॉ से। यस तो ये बात हमने पहले ही हमें महसूस हुई कि न्यूटन सेकंड लॉ के साथ इसका कितना गहरा ताल्लुक़ है। बात शुरू वहीं से होती है, ठीक है। और यहाँ कहा जा रहा है न्यूटन थर्ड लॉ से भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। यस वो कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो ऑपोजिट होता है और इक्वल होता है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, ये ऐसा नहीं कि ज़मीन चीज़ों पे लगा रही है, चीज़ भी ज़मीन पे लगा रही है, वो भी खींचती है, ये भी खींचते हैं, दोनों चीज़ें खींचती हैं, ठीक है। और वो इक्वल फोर्स से खींचती हैं, ठीक है। वो इस तरफ खींचेगी अपनी तरफ और ये भी किस तरफ खींचेगी? अपनी तरफ, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर ये 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही है तो ये भी 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएगी। तो फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से तो ताल्लुक़ है, ये बात सच है और होना भी चाहिए, क्योंकि थर्ड लॉ जो बात कर रहा है ना, वो वही है ना, फोर्स कभी अकेली नहीं होगी, यही है ना न्यूटन थर्ड लॉ। यस फोर्स कभी अकेली नहीं होती, उसका एक ए पार्ट होता है और उसका एक बी पार्ट होता है, ठीक है। हमेशा इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। हमेशा इनका जोड़ा होता है, जैसे कायनात में बाकी चीज़ें जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। सिमेट्री, ये आजकल साइंसदान जो है ना, वो इस चीज़ को बहुत तलाश करते हैं फिज़िक्स में, इसको हम कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। अब बात ज़रा गहरी हो जाएगी, हम इसकी वजाहत नहीं करते कि सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल 5.1 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 2 lead spheres each of mass 1000 kilogram are kept with their centers 1 meter apart. Find the gravitational force with which they attract each other. 2 गोले हैं, 2 लेड के। लेड एक बहुत भारी मेटल होता है जो राइफल की गोलियों के अंदर होता है, ठीक है। ये राइफल की गोली होती है ना, इसके अंदर लेड भरते हैं ताकि ये भारी हो जाए। जहरीला भी होता है और बुरा, बहुत जहरीला भी होता है और भारी भी होता है, ठीक है। तो राइफ़ल की गोली भारी होने की वजह से सीधी जाती है और दूर तक जाती है, ठीक है। ये लेड है, इसका पीरियोडिक टेबल में अलामत PB है। लेड 82 बहुत भारी मेटल है, ठीक है। अब आप देखें इसका कि 2 भारी लेड के गोले हैं, ठीक है, और दोनों हज़ार किलो के हैं। ये भी 1000 K का कर दें और इसको भी 1000 K का कर दें, 1 मीटर दूर हैं एक दूसरे से, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, ठीक है। हेयर M1 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, M2 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, D 1 मीटर है, ठीक। तो अब हम G की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 6.67, M1 यहाँ पे रखेंगे, M2 यहाँ पे रखेंगे और रेडियस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब हम 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, G की वैल्यू तो ये हो गई 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। 1000 को 1000 से किया तो हो जाएगा 1000 के 3 0 और 1000 के 3 0, टोटल 6 0 हो गए। 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप निकालें ज़रा इसको, 6.67 10 की पावर -11, इस 1 से डिवाइड करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये 10 की पावर 6 को ना आप इसमें जमा कर दें 10 की पावर -11 में, ठीक है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 प्लस 6, ओके। माइनस का 11 और प्लस का 6 क्या बचेगा? माइनस का 5 न्यूटन, ये वो फोर्स है, माइनस का 5। और माइनस का 5 आपको पता है 10 की पावर 5, 5 0 1 लाख। 5 न्यूटन के 1 लाख हिस्से करें, 5 न्यूटन के 1 लाख हिस्से करें तो ये फोर्स बनेगी जो इन 2 गोलों को खींच रही होगी। अब ये वो फोर्स होगी मेरे ख्याल से जो शायद मच्छर के पर के बराबर फोर्स होगी, ठीक है, या चींटी के खींचने के बराबर फोर्स होगी, ठीक है, लाखवां हिस्से, ठीक है। इतनी कम फोर्स होगी इन 2 चीज़ों के बराबर। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है,
जी की वैल्यू को अल्लाह ने इतना कमज़ोर क्यों बनाया है, मतलब क्यों क्रिएटर ने इसको इतना वीक रखा है? क्रिएटर ने ग्रेविटी को खींचने का शौक इतना ज़रा सा क्यों दिया है, थोड़ा सा, इतनी लो परमिशन क्यों है? अगर ज़्यादा होता तो क्या होता? इशारा ये है, इशारा देता हूँ, अगर आप सड़क पे जा रहे होते, आगे से भैंस आ रही होती, भैंस का मांस बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है, हाँ? यस। भैंस आ रही है, ठीक है, और आप जा रहे हैं, क्या होगा फिर? ठीक है, आपकी बात सच है कि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होती तो भैंस चल ही नहीं पाती, ठीक है, ज़मीन के साथ गिरी हुई होती और चिपकी हुई होती, ठीक है, लेकिन चलें किसी तरह वो चल पाती, ठीक है। तो क्या होता कि जब हम करीब से जाते हैं ना तो हम चिपक जाते हैं, यस सर। लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, मामूली चीज़ें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अच्छा। जी हाँ, ठीक है। यही वजह है कि हर अल्लाह ने इसको इतना कम रखा है ना, क्रिएटर ने इसको इतना कम रखा है ग्रेविटी को, ताकि सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचें, यस। ठीक है, सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट को ये परमिशन है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ये ना होने के बराबर है, ठीक है, जितनी है समझ लें ज़ीरो है, ज़ीरो है तो समझे ना हुई। यस। मेरी ग्रेविटी का क्या असर है चीज़ों पे? कोई असर नहीं। आपकी ग्रेविटी का चीज़ों पे क्या असर है? कोई, ठीक है, ताकि सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई हो, ठीक है, सिर्फ बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट पर असर डाल सके। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं कि कोई भी नेचुरल फोर्सेस होती हैं ना, कुदरत की ताकतें, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स भी आती है, इसको फिज़िक्स में बी से ज़ाहिर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को जी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये वो फोर्सेस होती हैं जो बग़ैर छुए अमल करती हैं, बग़ैर छुए। अब ग्रेविटी की चीज़ों को छू नहीं रही, यस। दूर से ही खींच लेती है, ठीक है। अब ज़मीन है तो इसका असर जितने इलाके में होगा ना, इसकी ग्रेविटी का असर जितने इलाके में होगा, उस असर वाले तमाम इलाके को फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वो तमाम एरिया है जहाँ ग्रेविटी की चलती है, जहाँ ग्रेविटी का राज है, ठीक है, जहाँ ग्रेविटी का असर मौजूद है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, न्यूटन इक्वेशंस के अब कमालात शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। फ़ायदे, ठीक है, न्यूटन की इक्वेशन का सबसे पहला और अजीब व गरीब फ़ायदा ये है कि आप ज़मीन का मास मालूम कर सकते हैं। कुछ महसूस हुआ सुन के? अजीब लगा या नहीं लगा? ज़मीन को तोल सकते हैं, पूरी ज़मीन को। हैरत हो रही है? यस। हाँ, इसका मतलब दिमाग ठीक है। यस सर। अगर बच्चा ये बात सुने और वो हैरान ना हो, इसका मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर वो हैरत से आपको देखे, इसका मतलब उसका दिमाग ठीक है। यस सर। ठीक है, वाकई ये बात सच है कि ज़मीन, ठीक है, जिस पे मुहिब्बे वतन लोग जान कुर्बान कर देते हैं, ठीक है, इस ज़मीन का कुल मास मालूम किया जा सकता है न्यूटन की इक्वेशन से, इसको तोला जा सकता है, ठीक है। हम अपने इस घर को, वैसे घर है तो नहीं, ठीक है, मैं आपको कभी बताऊंगा, ज़मीन इज़ नॉट आवर होम, ठीक है। चलें ठीक है, मेरा घर नहीं है, आपका होगा, ठीक है। आप परेशान हो गए सर, आप हमें कहाँ बेदखल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलें वो बात हम कभी बाद में करेंगे, ठीक है। ये जो आपका घर है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है, ये जो आपका घर है ना, ज़मीन, ठीक है, इसको हम तोल सकते हैं। पूरे तमाम इंसानों का जो घर है ज़मीन, ठीक है, इसको हम तोल सकते हैं, इसका हम वेट मालूम कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं। वेट तो फोर्स है, आपको पता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही वो फोर्स है जिसको हम वेट भी कहते हैं, यही वो फोर्स है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ज़मीन का मास जो है ना, क्या फ़िक्स रहेगा? ये बात है कि यस, ज़मीन का मास फ़िक्स रहता है। ज़मीन के मास में तब्दीली आ नहीं रही, कोई ख़ास तब्दीली, क्योंकि ज़मीन के इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वजह से ज़मीन का मास निकल के जाता कहीं नहीं है, यस। ठीक है।
हम इंसान जो स्पेस में चीज़ें भेज रहे हैं उनका क्या मास है, मामूली सा मास है, रॉकेट्स या वो हो गए, Yes. ठीक है। जो चीज़ें हम मार्स पे भेज रहे हैं या वो, उनका क्या मास है ज़मीन के मुकाबले में, बहुत ही मामूली, ठीक है। लेकिन आसमान से कुछ पत्थर गिरते रहते हैं कभी कभार, वो इतने बड़े नहीं हैं, कभी छोटा मोटा मास आ जाता है, ठीक ज़मीन है, पर। ज़मीन पर पत्थर, चट्टाने वगैरह, ठीक है, एस्टेरॉयड्स वगैरह, ठीक है। जब हम डायनासोर के ज़माने में एक बड़ा मास टकराया था ज़मीन से, ठीक है, आज से 5 करोड़ साल या 7 करोड़ साल पहले, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बात करोड़ों साल पहले की है, Yes. इतना कंफर्म है, ठीक है। तो एक बड़ा मास ज़मीन से टकराया था जिसने ज़मीन को ऐसे फाड़ दिया था जैसे तरबूज के अंदर राइफ़ल की गोली जाती है, Yes. ठीक है। और उसने ज़मीन को जब फाड़ा तो बहुत बड़ा मलबा और लावा निकला और ज़मीन को उसने चारों तरफ से घेर लिया, ठीक। और उस वक्त बड़े बड़े जानदार जितने भी थे, जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, वो मर गए, या तो इम्पैक्ट से मर गए, टक्कर से मर गए, Yes, sir. और लावा और गर्मी से मर गए। और जो बच गए वो बाद में भूख से मर गए, क्योंकि ज़मीन का मौसम बदल गया था और राख और धुएं के बादलों की वजह से ज़मीन पूरी घिर गई थी। सूरज की रोशनी ज़मीन पर आनी बंद हो गई थी कई सालों के लिए, और ज़मीन एक अंधेरे दौर में चली गई जहाँ ना पौधे थे ना खुराक थी, और जो बड़े बड़े वहशी जानवर थे वो मर गए। और बाद में जब बड़े बदमाश मर गए, फिर उसके बाद छोटे बदमाशों को मौका मिला Yes. ज़मीन पे आने का, जैसे इंसान है, ठीक है। Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम मास ऑफ अर्थ कैसे मालूम कर सकते हैं, हम तो बड़ी अजीब बात पे थे ना, Yes, sir. ठीक है। या मास ऑफ अर्थ कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जो सारे इंसानों का भी घर बनी हुई है, ठीक है। बड़े बदमाश गए, अब छोटे बदमाशों का घर बन गई, ठीक है, ज़मीन, Yes. ठीक है। तो अब हम इस ज़मीन का मास मालूम कर सकते हैं। देखिए न्यूटन लॉ को ना हम क्या करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है, ठीक है। देखें एक मास हमने ज़मीन के ऊपर रख दिया, ठीक है। Yes. अब हमें पता है ज़मीन इस मास को अपनी तरफ खींचेगी। ज़मीन जब चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो वेट महसूस होता है, ठीक है। ज़मीन की अट्रैक्शन जो है चीज़ों के ऊपर, हम उसको वो वज़न की सूरत में महसूस होती है, वेट की शक्ल में। और वेट किसके बराबर है, mg के, ठीक है। Sir. ये तो न्यूटन सेकंड लॉ से आ चुका है ना, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये तो आप मानते हैं ना, Yes, कसम sir. खाई हुई है कि नहीं, हाँ ये कसम खाई हुई है, आप इससे मुकर नहीं सकते, ठीक है। अब आप देखें इधर, अब आज जो आपने अब आपको नई कसम खानी है, ठीक है, नई कसम खा चुके हैं आप, सब कसम। बिल्कुल। कस्में तो खानी पड़ती हैं ना, फिर निभानी भी पड़ती हैं, Yes. बड़ी मुश्किल होती हैं कस्में खाना आसान है, निभाना मुश्किल है, ठीक है। अब आप देखें, अल्लाह हिम्मत दे। अल्लाह आपको हिम्मत दे, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आपकी इस वक्त जो कैफियत है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आगे देखें, अब आपने ये कसम खाई है कि नहीं खाई, आज मुझे ज़रा ये बता दें, ठीक है। G(m1 m2 अपॉन r²), ये कसम खाई है आज आपने, Yes. हाँ Yes. बिल्कुल। इतनी देर से ये मेहनत की है सारी ताकि आप ये कसम खा लें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होती है G(m1 m2 अपॉन r² के। इसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कितना मोटा नाम है, मुंह भर जाता है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन का आलमी तजाजुब का कानून, आलमी खिंचाव का कानून, ठीक है, आलमी खिंचाव का कानून है ये, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ज़रा आप देखें कि अगर हम दो चीज़ें, ये पैकेट रखा हुआ है, पैकेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ तरबूज होना चाहिए था, मुझे तरबूज रखना पसंद है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं तरबूज रखता हूँ, ठीक है, अगर आप नाराज़ ना हो तो, ठीक है। मुझे ज़मीन पर तरबूज रख के इक्वेशन डिराइव करना पसंद है, ठीक है। ये ज़मीन है, ठीक है, और ये तरबूज है, ठीक है। अब तरबूज का जो वज़न है ना W है, ठीक है, W बराबर होता है mg की, ठीक है। और अभी आज हमने कसम खाई है कि ज़मीन के ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इस तरबूज के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो G(m1 m2 अपॉन r² के बराबर होगी, ठीक है। हम इस वेट को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे क्योंकि ये वेट असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। आज समझा है हमने, अभी ताज़ा समझा है, ये वेट असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। चलें ठीक है जी, अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इस तरबूज का मास m है, ज़मीन का मास me है, क्या है, me, ज़मीन का मास है me,
ज़मीन का सेंटर ये है मसलन, Yes. सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला ज़मीन का आर है, अगर आपकी इजाज़त हो। Okay. मैं इस इक्वेशन में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता हूँ। मैं m1 की जगह तरबूज का मास रखूँगा, m, इजाज़त है, Yes. और m2 की जगह ना मैं रख देता हूँ ज़मीन का मास me, Okay, sir. ठीक है। और ये जो मैं रेडियस r रखा हुआ है ना छोटा, मैं इसकी जगह कैपिटल R रखना चाहता हूँ, ज़मीन का रेडियस, इजाज़त है। Yes, sir. और एक और इजाज़त भी अगर आपकी तरफ से मिल जाए, मैं इस फोर्स की जगह सीधे सीधे mg रख दूं, क्योंकि ये फोर्स w के बराबर है, w mg के बराबर है, Yes. ठीक है, रख दूं। Yes. अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखें क्या ये शक्ल बन जाएगी या नहीं बनेगी, आप खुद बताएं, फैसला आप खुद कर लें। g छोटा m और me और r स्क्वायर, ये शक्ल बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। ये देखें यहाँ यही शक्ल मौजूद है ना, Yes, sir. सेम है कि नहीं, ठीक है। है। अब आप देखें यहाँ मैथ का एक बहुत ही फेवरेट स्टेप होता है, इक्वल के दो तरफ एक सेम चीज़ मौजूद है, Yes. क्या है, M. m गया, Yes. कट गया, बचा क्या, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, Yes. g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन R. आर स्क्वायर। मुझे यहाँ पे हमारे एक सर याद आ रहे हैं, इंजीनियर अब्दुल गफूर, Yes. वो इसको एम को अम्मी बोलते थे, फिर पूरी क्लास को अम्मी याद आ रही होती थी, अम्मी अम्मी, ठीक है। g इज इक्वल टू M. जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमें किसका मास मालूम करना है, एम अमेरिका। जी, ठीक है। तो अब जो है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ज़रा अकेला करेंगे, ठीक है। Yes, sir. रियाजी ये कहता है कि इस एम ई को अकेला कर लें तो Yes. इनका मास आ जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ है फिर इक्वल के उस तरफ भेजें, ठीक है। इस आर स्क्वायर को इधर भेजें, ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे डिवाइड में भेज दें, ठीक है। तो जी आर स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, ओके। Okay. तो ये m से m कैंसिल, ठीक है। g बराबर हो गया, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर को इधर भेज दें, जी आर स्क्वायर और जी एम ई, ओके। अब आपने एम ई को अकेला करना है, ठीक है। तो आप ये इस जी कैपिटल जी को उधर भेज दें, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये आ गया मास किसका, Earth. हाँ एम ई का, ठीक है जी। Yes, sir. ये मास, ये अर्थ का मास आ गया, ओके। Okay. एम ई का एम ई आ गया, ठीक है। अब हम, आप सोचेंगे ये कैसा मास है, ये जी आर स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कोई मज़े वाली बात ही नहीं, बात समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, अभी आप देख लें, ठीक है। आप जी की वैल्यू यहाँ डालें, ठीक है। Yes. ज़मीन का रेडियस यहाँ डालें, ज़मीन का रेडियस फिक्स है, और ये कब का फाइंड हो चुका है, अल बैरूनी ने फाइंड आउट किया था। अल बैरूनी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने आर ज़मीन का रेडियस फाइंड आउट किया था, ठीक है। अल बैरूनी ने फाइंड आउट किया था, ये देखें आपके पास ये मौजूद है 6.4, यहाँ लिख देता हूँ 6.4 10 की पावर -6 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जूम करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कितना है, ठीक है। ये है, इसको ज़रा आप 6 ज़ीरो यानी कि 64 हो गया एक, और पीछे 5 ज़ीरो लगा दें, ठीक है। तो ज़मीन का रेडियस है 64 लाख मीटर का, ठीक है। इसको किलोमीटर में चेंज कर लें तो 6400 किलोमीटर, ठीक है। 3 ज़ीरो का किलोमीटर हो गया ना, Yes, sir. 6400 किलोमीटर ज़मीन का रेडियस है, Yes. ठीक है। तो अब हम यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, और यहाँ पे हम 6.4 10 की पावर 6 रखेंगे, और क्या रखेंगे हम नीचे, कैपिटल जी 6.67 10 की पावर -11, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ओके। और जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और वो आएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। आप Yes. करके देख लें, यही आएगा, ओके। ये आप देख सकते हैं, यहाँ वैल्यूज़ पुट की गई हैं, जी की वैल्यू पुट की गई है, ये वैल्यू पुट की गई है, और 6 10 की पावर 24 ज़मीन का मास है। कितना बड़ा मास है, 12 ज़ीरो का खरब होता है, ठीक है। खरब Yes. होता है ना 12 ज़ीरो का, Yes. तो 12 ज़ीरो का एक खरब होता है, Yes. ठीक है। तो ये 24 हैं, ठीक है। Yes. तो 6 खरब किलोग्राम, ओके। Yes, sir. मुझे इसको, हमें इसको बोलने का तरीका नहीं है हमारी ज़ुबान में ना, ठीक है। Yes, sir.
तो आप इतना कह सकते हैं, देखें ये 6 24 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 6 खरब ना, यस ये तो सीधे सीधे 6 खरब हो गया, 6 खरब बाई फिर 12 ज़ीरो और है ना, ठीक है, तो 6 खरब खरब कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यस बस इस तरह मैं कहने का एक तरीका निकाल लिया मैंने, ठीक है, यस किलोग्राम, ठीक है। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं 6 खरब किलोग्राम हो, यस 6 खरब किलोग्राम के आप पहाड़ बना लें, कितने, 1 खरब पहाड़, यस सर ठीक है। या खरब किलो वाले 6 खरब पहाड़ ले लें, खरब किलो वाले 6 खरब किलो वाले खरब किलो वाले सॉरी खरब किलो वाले 6 खरब पहाड़, यस खरब किलो वाले 6 खरब 6 खरब पहाड़ हों तो ज़मीन आ जाएगी, ओके ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है, आपके लिए तो मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब ये जो गलती है ना, इसको देख के बहुत ज़्यादा एज अ फ़िज़िक्स टीचर इंसान शर्मिंदा होता है, क्योंकि ऐसी गलती स्टूडेंट को भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो 9 का साइंस का स्टूडेंट है या फिज़िक्स का स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी ये गलती अपने होमवर्क में या पेपर में नहीं करनी चाहिए कि जहाँ असल में यहाँ पे आना है स्मॉल जी, ओके, और यहाँ पे इन्होंने डाल दिया कैपिटल जी। अब इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, स्मॉल जी में और कैपिटल जी में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़िज़िक्स में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये अंग्रेज़ी नहीं है कि अंग्रेज़ी की बुक में आपने स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर डाल दिया तो कोई बात नहीं, चलता है, टाइपिंग मिस्टेक है। फ़िज़िक्स में इन दो चीज़ों के बिल्कुल अलग मीनिंग है, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल जी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये पूरी यूनिवर्स में ये फिक्स रहता है, पूरी कायनात में इसकी वैल्यू फिक्स है, और इतनी स्ट्रिक्टली फिक्स है कि पॉइंट के बाद कई डेसिमल्स तक, ठीक है, यानी कि -11 डेसिमल्स तक ये फिक्स है। और इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ये यूनिवर्स का मूड है, यस ठीक है, ये ग्रेविटी का शौक़ है, ठीक है, कि खुदा ने ग्रेविटी को, क्रिएटर ने ग्रेविटी को कितना खींचने की परमिशन दी है, तो ये उसकी परमिशन है और ये फ़िक्स परमिशन है, ठीक है, ये खींचने की जो परमिशन है ये फ़िक्स है, ओके। और इस परमिशन में ना, अब आप देखें पॉइंट के बाद 11 डिजिट्स तक, ठीक है, यानी अरबवें हिस्से तक ये फिक्स है, इतनी एक्यूरेट है, और ये पूरी यूनिवर्स में सेम है। इसको हम कहते हैं कैपिटल जी, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हार्ड कांस्टेंट्स में से है, ठीक है, जो क्रिएटर ने ड्यूरिंग क्रिएशन इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये जो स्मॉल जी है ना, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तो एक तरह का एक्सेलरेशन है गिरती हुई चीज़ का, और ये बदलता रहता है। ये ज़मीन पर भी हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर फिक्स है। अगर हम जहाज़ में जाएं, बुलंदी पे उड़ रहे हों, वहाँ इसकी वैल्यू में पॉइंट्स में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स में फ़र्क आ जाएगा। और अगर हम एक गहराई में चले जाएं, कोई माइन वगैरह है, कोई कान है कोयले वगैरह की, और नीचे गहराई में चले जाएं, तो वहाँ जी की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऊपर जाने से भी फ़र्क पड़ रहा है, इसको नीचे जाने से भी फ़र्क पड़ रहा है। स्पेस में ये ज़ीरो भी हो सकता है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। मून पर इसकी अलग वैल्यू, अलग प्लैनेट्स पर इसकी अलग वैल्यू है, ठीक है। ये तो एक ऐसा कांस्टेंट है जो लोकल कांस्टेंट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लोकल कांस्टेंट है, ठीक है। लोकल कांस्टेंट का मतलब आप लोकल समझते हैं, लोकल कहते हैं किसी मखसूस इलाके की चीज़ को कहते हैं लोकल, यस कहते हैं लोकल प्रोडक्ट है, मतलब इधर इलाके में देसी बनाई गई, उर्दू में कहते हैं देसी, ठीक है। यस जो अपने देश की चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं देसी, ठीक है, देसी अंडा, देसी मुर्गी, ठीक है। ये देसी कांस्टेंट है, लोकल है, ये सिर्फ इधर किसी मखसूस इलाके में फिक्स होता है, और इधर उधर जाने से, ऊपर नीचे जाने से या ओके। तो अब ये तो बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा बदलने के चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये लोकल कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये अगर बदल जाए तो पूरी यूनिवर्स का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा,
अगर कैपिटल जी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए ना, पूरी यूनिवर्स का निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा। मसलन कैसे दरहम भरम हो जाएगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए तो सन अपने प्लैनेट्स को ज़्यादा खींचेगा, सन का अपना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और ये ज़्यादा खींचेगा, प्लैनेट्स और करीब आ जाएंगे, प्लैनेट्स करीब आए तो जल जाएंगे, ठीक है। गैलेक्सीज ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगी। हो सकता है यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स पूरी एक्सपेंड भी कर रही है। अब मैं ज़्यादा वो बातें नहीं करना चाहता जो फिज़िक्स में आगे की बातें, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस में हल्की सी तब्दीली से ना पूरी यूनिवर्स की जो हेल्थ है ना, पूरी यूनिवर्स को बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है, इस हल्की सी तब्दीली से, ठीक है। और उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वो मुझे यहाँ सूरह याद आ रही है, अलकारिया तो मलकारिया, वो मादरा का मलकारिया, वो हो जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल जी का जो फ़र्क है ना, वो इस यूनिवर्स के बैलेंस के लिए, इस यूनिवर्स के तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसी और भी कुदरत की ताकतें हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है, या मैग्नेटिक फ़ोर्स है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स, वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स, इन सब के कांस्टेंट्स हैं। इनको एक फ़िक्स वैल्यू पर परमिशन दी गई है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, ठीक है। ग्रेविटी तो रिपेल नहीं करती। तो इन फोर्सेस को बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून किया गया है। ट्यून कहते हैं जैसे हम वो घुमाते हैं ना किसी चीज़ को, ठीक है, और वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक ख़ास नंबर के ऊपर, जैसे आप पंखे को की चाल को सेट कर देते हैं। इनकी चाल को सेट किया गया, इनकी चाल में हल्की सी तब्दीली इस कायनात का एंड होगा, ठीक है। अब आप सोचें सूरज का रिएक्शन, जैसे मतलब चूल्हा तेज़ हो जाएगा, ज़रा सा आप इसको घुमाया, ठीक है, सितारों के रिएक्शंस बदल जाएंगे, उनकी एनर्जी बदल जाएगी, उनकी एज बदल जाएगी, ठीक है, वो जल्दी अपना फ्यूल खा के फट जाएंगे, ठीक। इट इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। अगर हम वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी को कैपिटल जी लिख देते हैं ना, ठीक है, तो एक तरफ तो क़यामत याद आएगी, दूसरी तरफ जोक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जोक इसलिए है कि ये बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है वो लिख दिया है, जो कहीं नहीं बदलता है। जोक इसलिए और क़यामत इसलिए है क्योंकि इसके बदलने से कायनात का एंड हो जाएगा। जब ये बदला और कांस्टेंट्स बदले, समझें एंड है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त लॉज ऑफ फिज़िक्स वो नहीं रहेंगे। लॉज ऑफ फिज़िक्स इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जी कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर जी बदल गया ना तो फिर तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप देख लेना कि F इज़ इक्वल टू जी m1m2/r²। इसमें हमारा जी जो है ना, ये तो कांस्टेंट के तौर पर आया हुआ है ना, ठीक है। अगर ये भी एक वेरिएबल होता ये तो लॉ फेल हो जाएगा, ओके। तो इसलिए ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जो कि एक इब्तदाई स्टूडेंट जो होता है ना फिज़िक्स का, उसको भी पता होता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। चार्ट्स में गलतियाँ हो जाती हैं, जहाँ फिगर्स होती हैं वहाँ पे पॉइंट में, जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.8 है तो 0.9 हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये गलतियाँ तो होती रहती हैं, बट फिगर्स की गलती को छोड़ के इस तरह की गलती ये थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल होती है। अब हम वेरिएशन ऑफ जी को स्टडी करते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी कैसे होता है। स्मॉल जी की बात करेंगे। जब भी हम वेरिएशन ऑफ जी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए फ़ौरन ये बात कि हम कौन से जी की बात कर रहे हैं। हम लोकल जी की बात कर रहे हैं, छोटे स्मॉल जी की, जो कि लोकल कांस्टेंट है, ओके। अब वेरिएशन ऑफ जी को समझने के लिए ना आप इस फिगर पे ज़रा गौर करें, ठीक है। इसमें एक ब्लॉक दिखाया गया है, ये एक ब्लॉक है, चाहे इस जगह तरबूज भी हो तब भी बात सेम है, ठीक है। मैं अक्सर तरबूज रखता होता हूँ जब बच्चों को समझाता हूँ, ठीक है। तरबूज रख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक तरबूज है और इसका वेट है ना mg है, ठीक है, ओके। वेट एक फ़ोर्स का नाम है, हमें पता है कि वेट एक फ़ोर्स है। मैं इसको w से ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स में हम वेट को w से ज़ाहिर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेट जो है ना वो डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड द अर्थ, ज़मीन की तरफ टुवर्ड द अर्थ एक्ट करेगा वेट। वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर हम इस तरबूज को कुछ बुलंदी पर ले जाएं, अगर हम इसको ज़मीन से कुछ बुलंदी पर ले जाएं, तो आपको पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इज़ इक्वल टू जी m1m2/r², कि r जब भी बढ़ेगा
तो जी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये फोर्स यहाँ पे वेट है, इसका मतलब वेट कम हो जाएगा, वेट को फ़र्क पड़ेगा इस आर में इजाफे से। ठीक है, आर में इजाफा क्या है, ये उसका ज़मीन का ओरिजिनल रेडियस है ना। यस जब तरबूज ज़मीन पे रखा हुआ है तो उसका वेट वही होगा जो है। यस ठीक है, अब इसमें जैसे ही हम इजाफा करेंगे, इसको कोई बुलंदी पे ले जाएंगे, तो उस रेडियस में बुलंदी शामिल हो जाएगी। बुलंदी के शामिल होते ही डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो डब्ल्यू की वैल्यू कम हो जाएगी।